किस तरीके से देख रहे हैं इन रुझानों को? क्या नतीजा है जो आपको चौंका रहा है? तमिलनाडु आपको चौंका रहा है, पश्चिम बंगाल चौंका रहा है, असम या केरल? नहीं, चौंकाने वाले नतीजे तो केवल मेरे ख्याल से तमिलनाडु के हैं कि जैसा कल हम लोग बात भी कर रहे थे, एक उम्मीद थी कि शायद जो इतिहास है तमिलनाडु का 1967 से वो दोहराया जाएगा और डीएमके वापस आएगी। लेकिन कल भी जब बात हो रही थी तो अवधेश कुमार जी ने एक बात कही थी कि 2014 के लोकसभा चुनाव में डीएमके सिर्फ 4 असेंबली सेगमेंट्स में आगे थी। तो इतना बड़ा परिवर्तन होने के लिए कोई बहुत बड़ी घटना होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। जैसे बाढ़ का माना जा रहा था कि बाढ़ बचाव और राहत कार्य में जो कुछ किया सरकार ने उससे लोग नाराज थे, उसका असर होगा। दूसरी चीज थी कि जयललिता ने इस बार कोई दूसरे जो छोटे दल हैं उनसे अलायंस नहीं किया, उसका नुकसान होगा। डीएमके कांग्रेस साथ लड़ रहे हैं तो इसका जयललिता को नुकसान होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब यह है कि आप देखिए पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दोनों जगह जो अल्टरनेटिव है सत्तारूढ़ दल का, उससे मतदाता खुश नहीं है, उनको विकल्प के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यही कहानी पश्चिम बंगाल में है। लेफ्ट और कांग्रेस साथ आए, उम्मीद की जा रही थी दोनों मिलेंगे तो ताकत बढ़ेगी, लेकिन अब लग रहा है कि वो 2-0 का मिलना हुआ, 0-0 मिलकर 0 ही रहे। उसी लेफ्ट ने केरल में कांग्रेस को देखिए क्या हाल किया है। हाँ बिल्कुल, लेफ्ट में देखिए केरल में जो हुआ है, एक तो 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी का असर, भ्रष्टाचार के आरोप, उसके अलावा जो बड़ी बात ये हुई है सीताराम येचुरी के सेक्रेटरी जनरल बनने के बाद, वो ये कि वीएस अच्युतानंदन और पिनियारी विजयन में जो समझौता हुआ है, ये 2 बड़े नेता हैं केरल के लेफ्ट के, इनमें जो झगड़ा था वो पार्टी का बहुत नुकसान कर रहा था। और हमेशा से आप प्रकाश करात जो है वो वीएस अच्युतानंदन के खिलाफ स्टैंड लेते रहे। पिछले चुनाव में आपको याद हो तो उनका टिकट भी काटा जा रहा था, आखिर में दबाव में उनको टिकट दिया गया। इस बार दोनों ने मिलकर तय किया, सेंट्रल लीडरशिप ने मदद की उसमें, कि हम साथ लड़ेंगे, साथ रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। सार्वजनिक बयान भी दिए और ग्राउंड पर भी उस तरह का काम हुआ। एक परिवर्तन ये हुआ। दूसरा जो बड़ा परिवर्तन हुआ जिसकी वजह से लेफ्ट की जीत हुई है, वो ये है बीजेपी का, वहां बीजेपी की प्रेजेंस। जिस तरह से बीजेपी को सीट कितनी मिलेगी वो अलग बात है, लेकिन बीजेपी को वोट अब तक 1947 या 52 के बाद से जितने मिले हैं उस सबसे ज्यादा मिलने जा रहे हैं। तो वो इन नतीजों का मतलब है कि बीजेपी ने कांग्रेस के वोट काटे। बीजेपी ने कांग्रेस के वोट काटे। तमिलनाडु में किसने किसको काट लिया सर? नहीं, तमिलनाडु में तो हमने कहा कि जो विकल्प जो है डीएमके कांग्रेस को मतदाता ने विकल्प के तौर पर स्वीकार नहीं किया। डीएमके से जो नाराजगी थी वो खत्म नहीं हुई। अब तक तो वाइस वर्सा चलता था। हाँ, इस बार नहीं हुआ। हाँ। जबकि उम्मीद ये भी, देखिए जयललिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। उनकी पार्टी को लेकर तरह तरह की अटकलें हैं कि जयललिता के सीन से हटने के बाद की स्थिति क्या होगी, जबकि डीएमके में एक तरह से सक्सेशन का जो मैप है वो क्लियर हो गया था, रोड मैप। तो उम्मीद की जा रही थी कि शायद लोगों का मन बदलेगा और स्टालिन को देखते हुए या जनरेशनल चेंज की बात को सुनते हुए लोग बदलेंगे, लेकिन इतनी जल्दी बदलाव शायद मतदाताओं के मन में नहीं आया। और जो स्कीम्स 2011 में आने के बाद से जयललिता ने शुरू की, अम्मा कैंटीन, दवाखाना और दूसरी तरह की जो योजनाएं थी, उसका फायदा हुआ। और तीसरा जो उन्होंने वायदा किया कि हम फिर सत्ता में आए तो फेजेज में नशाबंदी खत्म करेंगे। देखिए, नशाबंदी एक बड़ी समस्या वहां भी है, और समस्या इसलिए भी ज्यादा है कि वहां सरकार ही शराब बेचती है, कोई प्राइवेट ठेकेदार नहीं है। और पिछले 15-20 साल का देखें कि 2002-03 में जो है 3000 करोड़ के करीब आमदनी होती थी आबकारी की जी। अब स्थिति यह है कि 30,000 करोड़ रुपए आबकारी से आते हैं। तो किसी सरकार के लिए इतना बड़ा रेवेन्यू छोड़ने का फैसला करना बड़ा मुश्किल काम है। तो इन जो चीजें बांटते हैं सारा इसी से बांटते हैं। जो फ्रीबीज देते हैं दोनों पार्टियां, इससे पहले डीएमके जब थी तो वो भी यही करती थी। इसीलिए सरकार ने अपने हाथ में इसको रखा और नेटवर्क को और ज्यादा बढ़ाया कि रेवेन्यू बढ़े उससे। अनुज गुप्ता जी, क्या सिर्फ फ्रीबीज का ही नतीजा है कि अम्मा सरकार में वापस आ रही है, या इसके पीछे कुछ और भी कारण है जो लोगों की समझ में आए? मेरे ख्याल से प्राथमिक रूप से फ्रीबीज ही बहुत बड़ा मामला है। और दूसरा देखिए,
पिछले कुछ वर्षों के दौरान यानी लोकसभा चुनाव और उसके आगे पीछे की बातें भी, कांग्रेस और डीएमके दोनों ही जनता में अलोकप्रिय, तो जब दोनों मिले भी तो भी बहुत बड़ा कोई फेरबदल नहीं कर पाए। और बीजेपी जैसा कि उनके प्रवक्ता ही खुद ही कह रहे हैं कि अभी खुद अपने आप को तैयार नहीं कर पाई है कई राज्यों में सत्ता में आने के लायक स्थिति में, इसलिए लोगों के पास विकल्प नहीं था वहां पर। अनुराग जी, जो एआईएडीएम का घोषणा पत्र था, जो फ्री बीज कह रहे हैं, पहले का तो था ही। इस बार उन्होंने जो प्रॉमिस किया उसमें एक था फ्री सेलफोन देना राशन कार्ड के साथ। दूसरा उन्होंने किया कि 100 यूनिट तक बिजली सबको फ्री हो जाएगी। इसमें 45 लाख लोग, लगभग 78 लाख हाउस होल्ड लगभग आ जाते हैं। उसके बाद उन्होंने ये किया कि फ्री इंटरनेट कनेक्शन जो भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स है और जिसको लैपटॉप दे रहे हैं उस सबको फ्री करेंगे। वुमेन को जो मोपेड और स्कूटर बाई करनी है उसमें 50% का इन्होंने जो है सब्सिडी की घोषणा कर दी थी। पोंगल के फेस्टिवल के दिन राशन कार्ड होल्डर को जो है गिफ्ट कूपन दिया जाना था जिससे आप हैंडलूम वगैरह खरीद सकते हैं। तो जो जिसके पास केबल है, सरकारी केबल आरासू, उनका जो है सेट टॉप बॉक्स वो फ्री कर देंगे। बस टर्मिनल पर, शॉपिंग मॉल्स पर, इस सब पर फ्री वाईफाई कर देंगे। तो ये जो मतलब आप मान रहे हैं ना, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस था उसमें वुमेन को, जो प्रेग्नेंट वुमेन थी वो 12,000 से 18,000 कर देंगे। तो ये सारी चीजें असर डालती हैं, ये नहीं है कि लोगों को असर नहीं डालती हैं। पहले का फ्री बीज, ये भी फ्री बीज, लेकिन इन सब के बावजूद ये केवल इतने से वहां बोर्ड, क्योंकि इकोनॉमी की हालत जो है जयललिता के मामले शासन में कमजोर हुई है वहाँ, ये भी फैक्ट है। इंडस्ट्री जो है, बहुत सारे इंडस्ट्री तमिलनाडु, चलिए हम अपना आकलन पेश करते रहेंगे और साथ ही नलिन कोहली से भी जानेंगे कि आखिर पश्चिम बंगाल में वो विकल्प क्यों नहीं बन पाए दीदी का, जबकि पूरा मौका था वहां पर जश्न की भी